हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये चैप्टर है और उस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा लोथर-मेयर कर्व और इसके बाद डुबेराइनर ट्राइएड्स और न्यूलैंड ऑक्टवेज। तो ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए। तो जितने भी क्लासिफिकेशन एलिमेंट के दिए गए, जितने भी क्लासिफिकेशन एलिमेंट के पहले दिए गए थे, उन सभी में कुछ न कुछ कमियां मिलती हुई चली गई और उन सभी को फॉल्स कर दिया गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे मेंडलीफ, जिन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया। ये एलिमेंट का कोई कर्व या कोई ट्राइएड्स या कोई ऑक्टवेज इस तरह से कुछ नहीं दिए, ये डायरेक्ट बना दी एक पीरियोडिक टेबल। अब वह पीरियोडिक टेबल क्या है, आइए पहले उसको देखते हैं। हाँ, बाद में वो भी उसमें भी कुछ बहुत सारी कमियां मिली जिसके कारण उसको भी फॉल कर दिया गया, तो वो बात अलग है। लेकिन उस समय पहला पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने दिया था, जिसका नाम था मेंडलीफ वर्जिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ वर्जिनल पीरियोडिक टेबल। नाम इसका था मेंडलीफ वर्जिनल पीरियोडिक टेबल। तो पहली बार किसी ने पीरियोडिक टेबल को दिया, जो मेंडलीफ थे इन्होंने पहली बार कोई पीरियोडिक टेबल दिया। इससे पहले कोई पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था। अलग अलग ठीक है कॉन्सेप्ट आए थे, थ्योरी आई थी, ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आया था, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे पहले मेंडलीफ ने दिया। और मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था उस समय 63 एलिमेंट नोन थे। कितने एलिमेंट? 63 एलिमेंट नोन थे। मतलब कि जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो कितने एलिमेंट के लिए दिया था? केवल 63 के लिए। कब दिए थे? 1869 में। 1869 में दिया था और उस समय 63 एलिमेंट ज्ञात थे। ठीक है, माने अभी कितना है 180, मतलब अभी तो 118 है, लेकिन उस समय जब मेंडलीफ ने दिया था उस समय केवल 63 ही ज्ञात थे। लेकिन हाँ, अच्छी बात क्या थी इन्होंने कि अपने पीरियोडिक टेबल में बीच बीच में स्पेस दिया था, क्योंकि उनको पता था कि आगे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो वह एलिमेंट कहाँ पर रखा जाएगा उसके लिए स्थान भी छोड़ा था। तो ये बहुत प्लस पॉइंट था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भी। तो मेंडलीफ ने 1869 में पीरियोडिक टेबल दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ये चीज याद रखिएगा, उस समय जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था उस समय भी एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस बेस पर था? यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो बताएंगे कि एटॉमिक मास के बेस पर था। एटॉमिक मास के बेस पर था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया ग्रुप्स में, पीरियड में। मैं दिखाऊंगा क्या है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, पहले समझिए आप। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, माने उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पीरियड में रखा। ठीक। अच्छा, इनका एक रूल था, मेंडलीफ का एक नियम था, लॉ था। क्या लॉ था उसको समझते हैं। इन्होंने कहा था द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their एटॉमिक मॉसेस। देखिए यही मेंडल का सबसे बड़ा नियम था। मेंडलीफ ने तो मेंडलीफ का सबसे बड़ा रूल क्या था? यही था। उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब पहले तो ये कहा कि कोई अगर एलिमेंट होगा तो उसका या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। वो क्या होगा? वो डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगा। वो भी कैसे? पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक निश्चित गैप के बाद दोनों की जो भी एलिमेंट होंगे उनकी
फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज, हालांकि बाद में ये बात गलत हुई कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, वो चीज़ें बाद में आएंगी। लेकिन मेंडलीफ ने क्या कहा, मेंडलीफ ने कहा कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। किसका होगा? उसके एटॉमिक मास का होगा, उसके एटॉमिक मास का। ठीक, तो ये था मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ। इन्होंने एक लॉ भी दिया था, यही लॉ था उनका। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने कहा कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। इनका पूरा नाम क्या था? डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। ठीक है, तो डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ ने 1869 में, उस समय जब 63 एलिमेंट की हमको जानकारी थी, तब एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसका नाम रखा जाता है मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल्स। और वह पीरियोडिक टेबल्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास है, माने एलिमेंट को जो रखा गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर रखा गया है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि कोई एलिमेंट होगा उसका जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। किसका होगा? उसके एटॉमिक मास का। ठीक है, तो अब हम आइए देखते हैं कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल क्या था, कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, कहाँ कहाँ स्थान दिए थे, वो सारी पॉइंट, मतलब क्या मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में कैसे दिया था, क्या क्या रखा था, उन सभी पॉइंट को आइए अब हम लोग देखते हैं और देखते हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पहले मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल मैं बना देता हूँ और बना के आपको दिखाता हूँ कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे एलिमेंट को रखे गए थे, कितने ग्रुप, कितने पीरियड, क्या क्या रखे थे उन्होंने। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल्स। मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया जिससे आपको थोड़ा सा टाइम बचे। ठीक है, तो ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था। अब अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज देखें, माने ये पीरियोडिक टेबल हमको दिखा क्या रहा है, तो आप अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो आपको दिखेगा 8 ग्रुप्स। फर्स्ट पॉइंट क्या कितना दिखेगा? 8 ग्रुप्स। माने कौन से कॉलम में है? ये वर्टिकल कॉलम में है, वर्टिकल कॉलम। ठीक, वर्टिकल कॉलम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, माने टॉप टू बॉटम ग्रुप्स कितने हैं? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? तो 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। ठीक है, 1 से लेकर के 8 तक। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब क्या होता है? सीरीज, या फिर इसी बोलते हैं पीरियड, या बोलते हैं हॉरिजेंटल कॉलम। तो ये कितना है? 12 है। माने पीरियड्स कितने हैं इसमें? पीरियड्स OR सीरीज, सीरीज। तो सीरीज कितने हैं? 12। कितने? 12। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कॉलम। ठीक, तो हॉरिजेंटल कॉलम कितने हैं? 12 है। माने ये पहले याद करिए आपकी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने थे? तो ग्रुप थे केवल 8। अभी जो आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसमें कितने ग्रुप हैं? तो उसमें ग्रुप होते हैं 18, माने 18। लेकिन मेंडलीफ में कितने थे? 8 ही थे। ठीक है, पीरियड इसमें कितने हैं? पीरियड इसमें कितने हैं? 12। ठीक है, तो ये तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए इनके एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज माने लाभ क्या क्या है। पहली बात इन्होंने ये बताया कि सेम ग्रुप एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, माने एक ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखिए, जैसे इसको मैं छोड़ देता हूं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये जितने एलिमेंट हैं इन सभी की प्रॉपर्टीज लगभग क्या होती है? सेम होती है। कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, इन सभी की प्रॉपर्टीज लगभग क्या होती है? सेम होती है। अभी इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, माने अगर हम कहें कि इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं तो उसको भी हम आपको बताएंगे। अभी हम पढ़ते हैं मेरिट्स क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो मेरिट्स क्या कहा मैंने कि सेम ग्रुप एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, माने जो भी सेम ग्रुप एलिमेंट, एक ही ग्रुप के जो भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज लगभग क्या थी? सेम थी। जैसे सपोज करते हैं कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग क्या होती है? सेम होती है। जैसे इसमें आपका कौन रखा गया? ऑक्सीजन, सल्फर, इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम थी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम थी। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर एक ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। और उन्होंने जो ग्रुप बनाया था वो बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, माने ये जो ग्रुप बना था ये ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
देयर एटॉमिक मॉसेस, माने इतने इनके एटॉमिक मॉस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बना हुआ था। मतलब यहां से यहां ऐसे अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, इनकी एटॉमिक मॉस जो इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट आएंगे तब पर भी क्या करेगा, एटॉमिक मॉस इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर तो था ही नहीं, एटॉमिक मास पर था, तो एटॉमिक मास टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ जाने पर क्या हो रहा था, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा था। ठीक, अच्छा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था इनका वो क्या था, ये बीच में देख रहे हो आप जो मैं डैश लिखा हूं, ये डैश हर जगह डैश दिख रहा है ना, डैश माने इन्होंने क्या था, फ्री स्पेस छोड़ा था, फ्री स्पेस। ये अपने यही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस भी दिया था, और ये स्पेस हमको दिखा क्या रहा है, दिखा रहा है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। माने उन्होंने बताया, क्या बताया, जैसे यहां पर देखिए एल्यूमिनियम के बाद जगह छोड़ दिया, नहीं पता था कि एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है, जर्मेनियम होता है या नहीं होता है, गैलियम होता है नहीं होता, नहीं पता, तो क्या किया, इसके बाद स्पेस छोड़ा, बोले कि कोई एलिमेंट है जिसकी डिस्कवरी होगी और उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की लगभग बीच में होगी। बाद में आया भी आपका जर्मेनियम, ठीक है, तो गैलियम आया, जर्मेनियम आया, तो अब इनका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो है बीच में फ्री स्पेस छोड़े थे, जो बता रहा था कि कुछ एलिमेंट और भी नेचर में हैं जो कभी न कभी डिस्कवर्ड होंगे, तो उनका प्रॉपर्टीज एकदम इसी तरह होगा। ये उन्होंने बताया कैसे, उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जैसे ये दोनों देखिए, दोनों के एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो भी सोचे थे कि अगर दोनों के एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो जिसका एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में आएगा और उसको यहाँ रखेंगे। ठीक, तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स। तो इनके मेरिट्स क्या क्या हुए, मेरिट्स ये हुए कि सेम ग्रुप, अगर एक ही ग्रुप है तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज होंगे एलिमेंट के वो लगभग सेम होंगे, पहला मेरिट। दूसरा, फ्री स्पेस छोड़े थे, किसके लिए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, मतलब कि ये बता रहे थे कि एलिमेंट अभी है और एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, तभी ये फ्री स्पेस छोड़े थे। ठीक है, और वे उस एलिमेंट, जो एलिमेंट की डिस्कवरी होगी उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दिए थे कि उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में होगी जहां पर छोड़े थे वो। ठीक है, तो ये सारे इनके एडवांटेज थे, और ये था आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स। एक बार पुनः तो आप देख लीजिए ध्यान से, 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, या जिसे आप 12 पीरियड्स, या जिसे बोलते हो हॉरिजॉन्टल कॉलम था। ठीक है, और इसमें एलिमेंट को रखा गया था लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मॉसेस, एटॉमिक मॉस के बेस पर रखा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स क्या क्या थी, माने ये पीरियोडिक टेबल्स क्यों फॉल्स हो गया। तो इस डीमेरिट्स को अगर हम समझे तो केवल 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो था, 3 इनकी बहुत बड़ी कमियां हो गई, उसी कमियों के कारण मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स जो है फॉल हो गया। तो आइए देखते हैं फेल हो गया, क्यों फेल हुआ भाई। पहला क्या बताया, पहला कहा कि ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, पहला क्या था, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, माने इन्होंने एक ही ग्रुप में डिसिमिलर एलिमेंट को भी रख दिया था, एक ही ग्रुप में। कौन कौन से, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये चारों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लेकिन कॉपर और एजी इन दोनों की प्रॉपर्टी इन चारों से डिफरेंट होती है, लेकिन सभी के सभी किसमें है, एक ही ग्रुप में है। माने जो रखा गया लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इन्हीं के ग्रुप में किसको रखा गया, कॉपर और एजी को, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, माने जो एलिमेंट डिसिमिलर थे उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया था, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमी थी। अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं, सेकेंड क्या थी कमी, इसी का अपोजिट अगर हम कर दें, क्या, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, माने जो एलिमेंट सिमिलर थे उनकी पोजीशन भी अलग अलग हो गई। कौन से एलिमेंट थे, गोल्ड, ये देखो कहाँ है, फर्स्ट ग्रुप में है, प्लेटिनम, एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं, प्लेटिनम ये कहाँ है, लास्ट में। तो ये गोल्ड और प्लेटिनम दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, लेकिन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख दिए। तो ये क्या हो गई, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, डिफरेंट पोजीशन दे दिए सिमिलर एलिमेंट का, माने जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर थी उनको भी डिफरेंट पोजीशन दे दिए। ठीक है, और जो थर्ड इनकी कमियां थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वही बहुत बड़ी रीजन बनी इनके पीरियोडिक टेबल्स के फेल होने का, वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आप देखेंगे कोई भी बुक होगा तो ये जरूर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पोजीशन ऑफ
आइसोटोप, इसी के कारण इनका पीरियोडिक टेबल फॉल हो गया। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप, जैसे आइसोटोप क्या होता है मैंने पढ़ा था 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप। अब बताओ इन तीनों का पोजीशन हम कैसे रखेंगे आज, कैसे रखेंगे इन तीनों का पोजीशन? क्योंकि एक आइसोटोप से जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, एक आइसोटोप से जिसका हाइड्रोजन ही है जिसका एटॉमिक मास 2 होता है और इसका एटॉमिक मास 3 होता है, तो कहाँ रखेंगे? 1H1 यहाँ रखेंगे, 1H3, 1H2, 1H3 ऐसे से रखेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास पर था ये एटॉमिक मास पर था, तो माने जिसका जैसा एटॉमिक मास होगा उसको ऐसे ही रखेंगे। तो एटॉमिक मास तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों का डिफरेंट एलिमेंट क्या है, सेम है, तो इनको क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट को 3-3 देंगे पोजीशन, तो माने ये क्या हो गया, इनकी डीमेरिट्स हो गया। तो आप आज हम लोगों ने क्या समझा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स, जो कि बाद में रद्द कर दिया गया। इसके बाद मोजले ने आए और मोजले ने एटॉमिक मास को हटा करके उसमें एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की, तो एटॉमिक नंबर के बेस पर पीरियोडिक टेबल दिया। उसे बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। तो वो भी कुछ दिन चला, फिर उसके बाद वो भी खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग स्टडी करते हैं वो था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।